Good morning to all. आज जिस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे वह है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक फंजाई का मेंबर है जिसका दूसरा नाम सिस्टोपस। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है एल्ब्यूगो, जो कि फंजाई का एक मेंबर है। इसका दूसरा नाम सिस्टोपस भी है। अपन इस वीडियो में एल्ब्यूगो की स्ट्रक्चर और उसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एल्ब्यूगो की वर्गीकृत स्थिति देखेंगे कि किस वर्ग का है या क्या इसमें गण है, क्या दूसरा है। तो वर्गीकृत स्थिति एलेक्सोपोलस और मीम्स के अनुसार इस प्रकार है। सबसे पहले इसे जगत माइसिटी में रखा गया है। इसका डिवीज़न मेस्टिगोमाइकोटा, इसका क्लास ओमाइसिटीज, इसका ऑर्डर या गण पेरानोस्पोरेल्स, इसका वंश कुल एल्ब्यूजिनेसी और वंश है इसका एल्ब्यूगो या सिस्टोपस। अब इसकी जातियों की बात करें तो इसकी कुल जातियां 30 ज्ञात है, जिसमें से 17 भारत में पाई जाती है। ये एकल प्रारूपिक वंश है, अर्थात इस कुल में सिर्फ एक ही वंश शामिल है, एल्ब्यूगो। तो फैमिली एल्ब्यूजिनेसी में एकमात्र कुल एल्ब्यूगो ही है। ये कवक एक अविकल्पी परजीवी है, अर्थात इसके जीवन के लिए एक विशेष परपोषी आवश्यक है। उसकी अनुपस्थिति में ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ये अविकल्पी परजीवी के रूप में कुल एस्ट्रेसी, कुल ब्रेसिकेसी या कुल अमरंथेसी के सदस्यों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये जिस रोग को फैलाता है उस रोग का नाम है श्वेत कीट रोग। भारत के अंदर पाई जाने वाली जातियों में प्रमुख है एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो ब्लाइटी, एल्ब्यूगो मोल्यूजिनस, एल्ब्यूगो पोर्टुलेसी, एल्ब्यूगो ट्रेगोपोगोन्स आदि। अब इसकी कायिक संरचना के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका कायिक शरीर कैसा होता है। कायिक संरचना में इसका कवक जाल शाखित होता है, जो पठीन और संकोशिक होता है, अर्थात इसमें अनेक केंद्रक एक ही प्रकोष्ठ में पाए जाते हैं और उन केंद्रकों के बीच किसी प्रकार की कोशिका भित्ति या कोई पार्टीशन नहीं पाया जाता। ऐसी अवस्था को संकोशिक कहते हैं। ये कवक परपोषी के ऊतकों में अंतराकोशिक स्थलों में वृद्धि करता है और परपोषी कोशिकाओं से चूसकांक के द्वारा अपना भोजन प्राप्त होता है। इस स्लाइड में
कवक की कायिक संरचना को बताया गया है, जिसमें इसका कवक जाल बहुकेंद्रक की अवस्था में है और संक, जिसे संकोशिक नाम दिया गया, जिसमें अनेक केंद्रक एक ही कोष्ठ में है। ये चित्र एल्ब्यूगो की कायिक संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। अब आता है इसमें एल्ब्यूगो में जनन। एल्ब्यूगो में जनन की दो विधियां हैं। पहली विधि है अलैंगिक जनन और दूसरी है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही कवक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन के लिए दो भिन्न भिन्न प्रभेदों की आवश्यकता है। अलैंगिक जनन सामान्यतः बहुकेंद्रक की गोल या अंडाकार संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है, जिसे नाम दिया गया है कोनिडिया। तो अलैंगिक जनन मुख्यतः कोनिडिया के द्वारा संपन्न होता है। ये कोनिडिया जिस संरचनाओं पर बनते हैं उस संरचना का नाम है कोनिडियम धर। कोनिडियम धर पर कोनिडिया का निर्माण बाह्य या बहिर्जात रूप से होता है और ये कोनिडिया जिस क्रम में बनते हैं कोनिडियम धर पर, उस क्रम का नाम है तलाभिसारी क्रम। तलाभिसारी क्रम में सबसे बाद में बनने वाला कोनिडिया तल या आधार पर होता है और सबसे पहले बनने वाला कोनिडिया शीर्ष पर होता है। इस क्रम को तलाभिसारी क्रम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेसिपिटल। तो बेसिपिटल को याद रखने का तरीका है यंग एट द बेस। सबसे बाद बनने वाला जो कोनिडिया होगा वो आपके बेस पर होगा। कोनिडिया अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होता है। अंकुरण होने पर ये चल बीजाणुधानी बनाता है। चल बीजाणुधानी में जो बीजाणु बनेंगे उन बीजाणुओं का नाम है चल बीजाणु। चल बीजाणु सामान्यतः द्विकशाभिकी अर्थात इनमें दो कशाभिकाएँ होती है और इनका आकार वृक्काकार होता है, वृक्क आकार के होता है। इस स्लाइड के अंदर कोनिडिया बताए गए हैं। जैसे इसमें जो चित्र बी है, उस बी चित्र के अंदर कोनिडिया 4 है। कोनिडिया 4 के ऊपर कोनिडिया चेन के रूप में लगे हुए हैं और इन कोनिडिया का निर्माण जब होता है वो चित्र डी के अंदर बताया, सी और डी में बताया गया है कि किस प्रकार एक कवक तंतु का शीर्ष फूलकर एक मुद्राकार हो जाता है और उसके आधार पर एक संकुचन विकसित होता है, जो धीरे धीरे गहरा होकर एक पट का रूप ले लेता है और उसे मात्र तंतु से अलग कर लेता है। ये कोनिडिया चित्र ई और एफ में देखेंगे तो एक चेन के रूप में बनते हैं, जो एक बहुकेंद्रक की संरचना है गोलाकार। अब इनमें जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तो ये अंकुरित होंगे। अंकुरित होने पर इनमें ये चल बीजाणुधानी का कार्य करते हैं और ये चल बीजाणुधानी परिपक्व होने पर फूटकर चल बीजाणु को मुक्त करती हैं, जिसमें अनेक चल बीजाणु मुक्त होते हैं। चल बीजाणु की संरचना को देखा जाए तो इनमें द्विकशाभिक की संरचना है। एक कशाभिका प्रतोद प्रकार की है, जबकि दूसरी कशाभिका चित्र आई में क्लियर है जो कुर्च प्रकार की है। ये चल बीजाणु बाद में अपनी कशाभिकाएं त्याग देते हैं। त्यागने के बाद एक शिष्ट बनाते हैं। उस शिष्ट में आगे अंकुरित होकर और आगे की विकास क्रिया प्रारंभ होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन लैंगिक जनन की, कि एल्ब्यूगो लैंगिक जनन किस प्रकार करता है। तो लैंगिक जनन एल्ब्यूगो में
विषम युग्मकी प्रकार का होता है। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जन्म 3 प्रकार का होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। तो तीनों प्रकार के लैंगिक जन्म में सबसे विकसित प्रकार का लैंगिक जन्म है विषम युग्मकी, जिसमें विशेष प्रकार के जन्नांग बनते हैं। नर जन्नांग पुंधानी और मादा जन्नांग अंडधानी कहलाता है। इन जन्नांगों का निर्माण परपोषी के ऊतकों के अंदर होता है, अर्थात ये अंतर्जात रूप से बनते हैं। अंडधानी जो कि मादा जन्नांग है, उसका आकार गोलाकार होता है। उसका जीवद्रव्य 2 भागों में बटा होता है। बाहरी भाग जो है वो है परिद्रव्य और आंतरिक भाग है डिम्बद्रव्य। डिम्बद्रव्य के अंदर एक केंद्रक होता है और वो केंद्रक बाद में मादा युग्मक या अंड कोशिका अंडे की तरह कार्य करता है। पुंधानी की आकार की बात करें तो पुंधानी दीर्घित या मुद्राकार होती है। इसमें एक केंद्रक होता है जो नर युग्मक की तरह कार्य करता है। इस स्लाइड में देखेंगे अपन कवक तंतु के अंदर पास पुंधानी और अंडधानी का निर्माण हो रहा है, चित्र ए के अंदर। अब ये जब परिपक्व होकर एक दूसरे के पास पहुंचती है तो इन दोनों के संपर्क स्थल पर एक छिद्र या निषेचन नलिका विकसित होती है, जहाँ से नर युग्मक पुंधानी से अंडधानी में प्रवेश करता है। अब अंडधानी और पुंधानी के निर्माण के पश्चात जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन की परिभाषा आप लोगों को पता ही होगा। निषेचन का मतलब है नर और मादा युग्मक का संलयन। निषेचन की क्रिया अंडधानी के अंदर संपन्न होती है। इसमें सबसे पहले जो ही अंडधानी के संपर्क में पुंधानी आती है तो दोनों के संपर्क स्थल पर या तो एक छिद्र विकसित होगा या निषेचन नलिका बनेगी। निषेचन नलिका पुंधानी और अंडधानी को जोड़ने वाली एक संरचना है, जिसके माध्यम से नर युग्मक अंडधानी में प्रवेश करता है। इसके पश्चात जो डिम्बद्रव्य है वो एक कणिकामय पिंड के रूप में बदल जाता है। उस पिंड का नाम है सिनोसेंट्रम। तो सिनोसेंट्रम एल्ब्यूगो में पाए जाने वाले डिम्बद्रव्य का एक कणिकामय पिंड है, जो कि इस वंश का एक विशिष्ट लक्षण है। इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिनोसेंट्रम क्या है। तो सिनोसेंट्रम एल्ब्यूगो में पाए जाने वाला डिम्बद्रव्य का एक कणिकामय पिंड है। अब जब नर युग्मक अंडधानी में प्रवेश हो जाती है तो ये नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर जिस संरचना का निर्माण करता है उस संरचना का नाम है निषिक्तांड। निषिक्तांड एक 3 परतीय संरचना है, जिसका सबसे बाहरी परत बाह्य चौल जबकि सबसे भीतरी परत अंतःचौल कहलाता है। निषिक्तांड का केंद्रक पहले अर्धसूत्री विभाजन और उसके पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन से विभाजित होता है। तो इन विभाजनों के परिणाम स्वरूप लगभग 32 केंद्रक बनते हैं। निषिक्तांड अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद इसमें और समसूत्री विभाजन होने से अनेक केंद्रक बनते हैं। प्रत्येक केंद्रक बाद में चल बीजाणु में विकसित होता है। चल बीजाणु 2 कशाभिकाओं वाले और वर्गाकार आकार के होते हैं। ये कवक परपोषी के वायवीय भागों पर मुख्यतः संक्रमित करता है और इसके द्वारा जो होने वाला संक्रमण है उससे अपसामान्यताएं
दृष्टिगोचर होती है। ये अपसामान्यताएं अतिवृद्धि के रूप में, विरूपण के रूप में या मांसल वृद्धि के रूप में हो सकती है। इस प्रकार इस कवक का मुख्य जो टारगेट है वो पौधे के या प्रपोसी के वायवीय भाग होते हैं, जो ब्रेसिकेसी या एस्ट्रेसिकुल के पौधे हो सकते हैं। और उसका जो लक्षण होगा वो होगा अपसामान्यताएं, जिसमें पौधे का जो पुष्पी भाग है वो बंदी भागों के अंदर रूपांतरित हो जाता है। अब जो अंतिम स्लाइड है उस स्लाइड के अंदर अपन इसके जीवन चक्र का आरेखीय रूप में चर्चा करते हैं कि एल्ब्यूगो अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करता है। तो इसमें इस स्लाइड में देखिए आप लोग, एल्ब्यूगो एक तो अलैंगिक जनन बताया गया है इसमें, और दूसरा लैंगिक जनन बताया गया। इन दोनों जनन को अपन ने एक चक्र के रूप में आरेखित किया गया है, जिसका नाम दिया गया है जीवन चक्र। अलैंगिक जनन में कोनिडियोफोर बनते हैं, जिसका दूसरा नाम स्पोरेंजियोफोर भी है। अब कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर पर जो संरचना बनी उसका नाम कोनिडिया या स्पोरेंजिया। ये जर्मिनेट होकर जूस्पोरेंजिया की तरह काम करती है, जिसमें आगे जूस्पोर या चल बीजाणु बनते हैं। ये चल बीजाणु अंकुरित होकर जर्म ट्यूब या जनन नलिका बनाती है, जो प्रपोसी के अंदर प्रवेश होकर नया कवक जाल बनाती है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है इसका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में अपन ने बताया विषम युग्मक की प्रकार का है। इसमें दोनों जननांग बताए गए हैं। पहला है एंथ्रीडियम या पुंधानी, और दूसरा है अंडधानी या उगोनियम। एक में नर युग्मक बनेगा, दूसरे में मादा युग्मक। दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब या निषेचन नलिका बनती है। इसके पश्चात मादा जो युग्मक का केंद्रक है वो निषेचन नलिका के द्वारा अंडधानी में प्रवेश करता है। अंडधानी में प्रवेश के बाद इन दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, और ये एक द्विगुणित केंद्रक oospore या निषिक्तांड बनाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो फेज बनेगी वो होगी डिप्लोफेज या द्विगुणित अवस्था। अब oospore या निषिक्तांड बनने के बाद इसमें सबसे पहला विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होते ही इसमें अगुणित केंद्रक बनते हैं। इन अगुणित केंद्रकों में आगे अनेक समसूत्री विभाजन होकर बहुकेंद्रक की संरचना बनती है, और वो बहुकेंद्रक की संरचना के अंदर सभी केंद्रक आगे चलकर एक केंद्र की चल बीजाणु बनाते हैं। वो चल बीजाणु या जूस्पोर अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपनी कशाभिकाएं त्याग कर एक सिस्ट या पुटी का निर्माण करते हैं। उस सिस्ट या पुटी में अंकुरित होने पर जनन नलिका निकलती है, और वो जनन नलिका प्रपोसी के उपस्थित होने पर उसके अंदर उपस्थित घाव या दूसरे जो छिद्र है उनके माध्यम से प्रवेश कर जाती है, और आगे चलकर एक नया कवक जाल एस्टेब्लिश करती है। इस प्रकार एल्ब्यूगो अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो इसके जीवन चक्र में जो मुख्य भाग जो बिंदु है वो है कि ये एक अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी का मतलब इसके जीवन के लिए एक विशिष्ट परजीवी आवश्यक है। अगर वो परजीवी नहीं मिलता है तो ये अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। सभी को धन्यवाद। अब आगे अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर।